आज हिंदी दिवस प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर 14 तारिख को जातीय हिंदी दिवस भावे पालन करा जायଥାଏ। 1949 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारिख रे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा रूपे घोषणा करागला। 1953 मसीहा आजिर दिन में प्रथम थर पाई हिंदी दिवस पालन करा जायथिला। सेबेठू एही दिन को हिंदी दिवस भावे पालन करा जाय आसुछि। आज आम कलिंग सुप्रभात रे अतिथि हिंदी विशारद अशोक पांडे सर अच्छा सहित अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा। हमें पांडे जी स्वागत करते हैं आपको कलिंग सुप्रभात में। 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं, तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो मैं कीट कीस किम्स के प्राण प्रतिष्ठाता, कंधमाल लोकसभा सांसद और एक मात्र उड़ीसा का सकारात्मक कलिंग टीवी चैनल के प्राण प्रतिष्ठाता प्रोफेसर अच्युत सामंत की ओर से हिंदी दिवस की समस्त उड़ीसा वासियों को, अपने दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जैसा कि प्रश्न हमसे पूछा गया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहानी यह है कि भारत का संविधान जब बना और संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 20 दिन लगे थे। इस संविधान को जब लागू किया गया गणतंत्र भारत के समय, तो उस समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया, जिसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। हिंदी आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनसंपर्क की सबसे सशक्त भाषा है। और हिंदी को आपने राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित किया। मैं अपने कलिंग टीवी के दर्शकों को बता दूं कि अब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है जी। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी है और उसी रूप में उसको मान्यता प्राप्त है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको राष्ट्रभाषा के रूप में ही लेते हैं। क्योंकि मैं विदेशों में भी हिंदी पढ़ाया, विशेषकर भारतीय दूतावास मॉस्को में, हाँ जी। और वहाँ जो कुछ भी मैंने अपनी ओर से हिंदी प्रभारी के रूप में काम किया, वह यही किया कि हिंदी को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए। सितंबर महीने के औचित्य को समझना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जी। पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था। उसके बाद भारत सरकार के राजभाषा नीति के तहत इसे हिंदी पखवाड़े के रूप में, हिंदी सप्ताह के रूप में और आजकल 21वीं सदी में हिंदी माह के रूप में हिंदी को मनाते हैं। कारण क्या है कि हिंदी अपनाने के पीछे भारत के बहुभाषीय स्वरूप का मूल कारण है। भारत में लगभग 300 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं और ये 300 भाषाएं जो हमारी हैं, इन सबों में जनसंपर्क का अगर सबसे बड़ा आधार किसी एक भाषा के पास प्राप्त है तो वह है हिंदी। और हिंदी की उपयोगिता सितंबर महीने में हम लोग प्राय देखते हैं कि पहले हिंदी दिवस के दिन, हिंदी सप्ताह के दिन, हिंदी पखवाड़े के दिन हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, चाहे वह सरकारी कार्यालय हो, बैंक हो या अन्य जहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है। मैं केंद्रीय विद्यालय में लगभग 32 सालों तक हिंदी पढ़ाया। नवोदय विद्यालय में भी हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार है।
लेकिन सितंबर महीने के समय अब एक सोच बदलती जा रही है, क्योंकि जैसे ही सितंबर आरंभ होता है हम लोग हिंदी के प्रति अपने विचारों को धीरे धीरे खोलना, व्यक्त करना शुरू करते हैं। जी। और उड़ीसा जहाँ पर हम हैं अभी, और जो हमारे लिए अब अस्थाई घर हो चुका है, हिंदी के जन्मदाता, खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता भारुतेंदु हरिश्चंद्र का पहला आगमन उड़ीसा में हुआ। अच्छा। और उड़ीसा में वे अपने माता पिता के साथ 15 वर्ष की उम्र में जगन्नाथपुरी आए। जी। और 15 वर्ष की उम्र में आकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मुझे खड़ी बोली हिंदी लेखन की ताकत दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज खड़ी बोली हिंदी का जो स्वरूप पूरे भारत और विदेश में है, उस स्वरूप को आशीर्वाद देने वाला महाप्रभु जगन्नाथ का देश उड़ीसा है और खुद जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ है। ये जो हमारी परंपरा रही है, हिंदी का संबंध व्याकरण से होता, हर भाषा का, लेकिन हिंदी व्याकरण के जन्मदाता, हिंदी के पहले व्याकरण के रचयिता कामता प्रसाद गुरु का भी आगमन उड़ीसा में ही हुआ था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 14 सितंबर के दिन आज हम लोग, ये पहला क्षेत्रीय चैनल है उड़ीसा का जो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके लिए मैं अपने प्रतिष्ठाता और आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और ये उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि हमारे दर्शक ये मान करके इस कार्यक्रम को देखेंगे कि हिंदी और उड़िया दोनों एक ही बहनें हैं, एक ही परिवार की भाषा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में हिंदी की स्थिति क्या है? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हिंदी की स्थिति जानने से पहले उड़ीसा के मानचित्र को जानना जरूरी है। जी। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। उड़ीसा पहले ऐसा प्रदेश था जो एक साथ काम करता था बिहार के साथ, बंगाल के साथ, और इसकी एक अपनी भाषा परिवार थी। वह भाषा परिवार था अर्धमागधी भाषा परिवार। उस भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी उड़िया भी थी, भोजपुरी भी थी, मैथिली भी थी और बंगाली भी थी। देखिए, यह कैसी विडंबना है कि महाप्रभु जगन्नाथ समस्त भाषाओं के समाहार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं अपने रत्नवेदी पर। यहाँ जो भी आया, उड़ीसा के महाप्रभु को केंद्र में रखकर आया। लेकिन जब यहाँ आया तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या भाषा की हुई, जनसंपर्क की हुई। और जनसंपर्क की भाषा के रूप में पहला विकास जो शुरू हुआ बोलचाल के रूप में, वह जगन्नाथ मंदिर से हुआ। जी। 1950 से लेकर के अब तक जितने भी भक्त वहां पर आए, उन भक्तों ने एक ही चीज सीखी कि महाप्रभु जगन्नाथ भाव के देवता हैं। और वो जब तक बुलाते नहीं हम जाते नहीं, और जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम हिंदी सुनेंगे नहीं, हिंदी अपनाएंगे नहीं और हिंदी में बातचीत करेंगे नहीं। आज उड़ीसा की स्थिति ये है कि उड़ीसा के लगभग 300 पिकनिक स्पॉट्स में थे। मुख्य रूप से 18-20 ऐसे पर्यटन स्थल है जहां के स्थानीय लोग भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। जी। और उसका कारण क्या है कि उड़ीसा में जब बाहर के लोग आते हैं और उनकी आवश्यकता होती है, तो जो स्थानीय लोग होते हैं
हिंदी ही एक माध्यम बना करके टूटी फूटी भाषा में अपनी बात कहते हैं। कोणार्क चले जाइए, पुरी चले जाइए, जहाँ भी जाइए, नंदन कानन जाइए, वहाँ भी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। जी। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मैं अपने दर्शकों को पहली बार बताना चाहूँगा कि देश की आज़ादी में, देश को स्वतंत्र कराने में हमारे हिंदी का योगदान उड़ीसा में सबसे अधिक रहा। जी। कारण क्या है कि हमारे कटक में जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने एक मध्य प्रदेश से पाठक नाम करके, अनसुईया पाठक, एक व्यक्ति को राज्य सरकार और उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कटक में रख दिया स्थायी रूप से, और कहा कि देश को आज़ाद करने में हिंदी की पहले ये ट्रेनिंग देंगे, तब जाकर के हमारे उड़ीसा वासी सशक्त होंगे, जागरूक होंगे और आंदोलन में हिस्सा लेंगे। और अनसुईया पाठक को जो जमीन कटक में सरकार ने दी, वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जमीन, और वहाँ आज भी हिंदी प्रचार का काम चल रहा है। उड़ीसा में अनेक हिंदी प्रचार प्रसार के केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ उड़िया बच्चों को हिंदी की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ की जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर हिंदी विभाग है, और हिंदी विभागों में हिंदी का शोध कार्य होता है। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि उड़ीसा के ज्ञानपीठ एवार्डी जितने 4-5 हैं, सभी की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करके उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चाहे आप गोपीनाथ मोहंती को ले लें, सच्चिदानंद राउत राय को ले लें, रमाकांत मिश्र को ले लें, ये प्रतिभा राय को ले लें, जितने हैं सबका हिंदी अनुवाद किया गया। तो उड़ीसा का हिंदी के विकास में योगदान बहुत है। रही बात युवा को, बच्चों को हिंदी में प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा का योगदान, तो उड़ीसा स्थित जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, जितने भी सैनिक स्कूल हैं, हर जगह हिंदी की पढ़ाई होती है। और हिंदी भाषा कौशल विकास से संबंधित हर तरह से प्रोत्साहन उड़ीसा में मिल रहा है। मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि यहाँ के स्थानीय बैंकों में भी हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी सप्ताह के अवसर पर, हिंदी पखवाड़े में जाता हूँ, और जो हमारे राष्ट्रीय उपक्रम हैं उड़ीसा के, नवरत्न नालको से लेकर हर जगह मैं जाता हूँ, और मैं एक ही चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी को लेकर गौ क्षेत्र भले ही उड़ीसा हो, क्योंकि भारत सरकार ने हिंदी प्रयोग को लेकर 4 अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों को बांट दिया, जिसमें गौ क्षेत्र में हमारा उड़ीसा आता है। लेकिन जिस तरह का हिंदी का काम यहाँ पर चल रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होते हैं, हॉकी मैचेस जो यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर प्रथम खेलो इंडिया का जो आयोजन कीट ने किया था, उसमें हिंदी का ही एक सहारा था, जिसमें पूरे भारत के युवा एक दूसरे से हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने सुना था, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं कि आज हिंदी की स्थिति उड़ीसा में संतोषप्रद है, जबकि हिंदी के लिए यह गढ़ क्षेत्र है। और इसमें बातचीत के क्रम में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति विशेष ने भी हिंदी को बढ़ावा दिया है। जी जी जी। और आप पांडे जी विदेश में भी आप पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे विद्यालय, विश्वविद्यालय में भी आप पढ़ाए हैं बच्चों को। तो विदेश में अगर हम बात करेंगे तो विदेश में क्या स्थिति है हिंदी की? हिंदी की स्थिति विदेशों में भारत की तुलना में जी। और हिंदी सीखने वाले के मन में
कहीं अधिक है, क्योंकि उनके लिए अर्जित भाषा है हिंदी। भाषाओं को हम जन्म से लेते हैं मातृभाषा के रूप में, प्रांतीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। लेकिन मॉस्को दूतावास में जो मैं रहा, वहाँ के केंद्रीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते थे वे भारतीय बच्चे कम थे, अच्छा, विदेशी बच्चे ज़्यादा थे, और खास करके रशियन बच्चे, और उन बच्चों की संख्या लगभग 80% थी, और हर मुल्क के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, और उनको मैं हिंदी पढ़ाता था। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी दी गई थी भारत सरकार की ओर से कि भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र पर हिंदी व्याख्याता के रूप में रशियन बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने इंडो रशियन रिलेशन को डेवलप करने के लिए, भारत रूस मैत्री को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की थी, जिसके व्याख्याता के रूप में मैं काम किया। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मॉस्को में जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में भी मुझे हिंदी पढ़ाने का मौका मिला भारतीय दूतावास के सौजन्य से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको देखने के लिए आदमी को 1 सप्ताह लगेगा पूरा, वहां पर मैं नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार हिंदी की कक्षाएं लेता था। और वहां जो रशियन बच्चे थे उनमें एक जागरूकता थी, एक जिज्ञासा थी हिंदी जानने के प्रति, हिंदी को बोलने के प्रति, हिंदी को अपनाने के प्रति। और मॉस्को में जो मैंने अनुभव किया उसमें यही है कि हिंदी भाषा कौशल के 4 अलग अलग सोपान हैं। एक तो है सुनना, हिंदी हम सुनते हैं जी, दूसरा है सुन करके बोलते हैं, बोलने के बाद हम हिंदी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद लिखते हैं। ये 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मॉस्को से लेकर जापान तक, जापान के 5 मुख्य शहरों में भी, टोक्यो से लेकर अभी जहाँ पर टोक्यो ओलंपिक हुआ, वहाँ भी मैंने विद्यालयों की स्थिति जानने के लिए भारत सरकार की ओर से डेपुटेशन पर गया था। मुझे जानकर खुशी हुई, मेरा अच्छा अनुभव रहा, अच्छी अनुभूति रही कि विदेशों में हिंदी की स्थिति भारत की तुलना में कहीं अधिक है। कारण कि वहाँ हिंदी बोलने में लोगों को झिझक नहीं, लेकिन उड़ीसा में हिंदी बोलने में झिझक है। अन्य प्रांतों में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो सोचते हैं कि हिंदी बोलेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए अपनी मर्यादा को ध्यान में रख करके हिंदी नहीं बोलते। लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है। हिंदी के जितने भी बड़े बड़े पद हैं, चाहे प्रोफेसर हों, रीडर हों, उन सबों को अगर शोध कार्य करना होता है तो वे भारत आते हैं। आगरा विश्वविद्यालय उसके लिए प्रसिद्ध है। हमने भी अपने छात्र छात्राओं को लगातार 3-4 सालों तक आगरा में भेजा। 2 साल तक फ्री रह करके बच्चे हिंदी सीखे। और मुझे जानकर तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारे अपने हिंदी वाले बच्चे आज हिंदी फिल्म जगत में काम कर रहे हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो विदेशों में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। उस समय जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे वहाँ, और हमने उनका स्वागत हिंदी में किया था। हमारे अपने JNCC के बच्चों ने उनका स्वागत हिंदी में किया था। बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि अगर इस तरह के शिक्षक हिंदी की सेवा करते रहे तो इंडो रशियन रिलेशन और डेवलप होगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी दिवस के दिन हम सबको अपनी झिझक को हटाने की ज़रूरत है। जब विदेशी लोग हिंदी सीख सकते हैं, शोध कार्य कर सकते हैं हिंदी में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आइए आज संकल्प लें आप, क्योंकि ये संकल्प दिवस है, क्योंकि देश की आज़ादी के राष्ट्रीय पर्वों में एक पर्व हिंदी दिवस को ही माना जाना चाहिए। जी पांडे जी, हिंदी के सतत विकास के लिए चारों तरफ से हम देखते हैं उद्यम किया जाता है, पर कीट डीम्ड विश्वविद्यालय जो है उसकी भूमिका हिंदी के सतत विकास के लिए आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो कीट और कीस के प्राण प्रतिष्ठाता, कंधमाल लोकसभा सांसद, हिंदी प्रेमी प्रोफेसर अच्युत सामंत का नाम अपने दर्शकों के सामने आदर के साथ लेना चाहूँगा, जो अपने व्यक्तित्व में बहुभाषी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते। उनके लिए उड़िया प्रथम भाषा है, उसके बाद हिंदी दूसरी भाषा है बोलचाल की, उसके बाद जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उनका वे प्रयोग करते हैं। रही बात कीट डीम्ड विश्वविद्यालय में हिंदी की स्थिति, तो सबसे पहले छात्र और शिक्षक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 17 साल से, विगत 17 साल से हिंदी ट्रेनिंग का प्रबंध व्यवस्था प्रोफेसर अच्युत सामंत ने कीट में की। वो क्या ट्रेनिंग है? पहली ट्रेनिंग है कि कीट में आज जो लगभग 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 80% बच्चे हिंदी भाषी प्रदेशों के होते हैं। और हमारे ग्रुप डी, ग्रुप 3 एम्प्लॉई जो हैं वो 99% उड़िया है। उनको पहले वे कहे कि हिंदी ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग और कुछ नहीं, हिंदी बोलो। उड़ीसा की परंपरा है अतिथि देवो भव, उनका स्वागत तुम हिंदी में करो। सरल हिंदी जितना बोल सकते हो, 2 शब्द बोलते हो, नमस्ते आइए, उतना ही पहले तुम सीखो। और वो ट्रेनिंग मैं पिछले 15-16 सालों से दे रहा हूँ प्रतिवर्ष। तो एक तो है कि हमारे बच्चों के साथ हमारे जो ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉई हैं, उनको आत्मीयता बढ़ाने के लिए प्रोफेसर अच्युत सामंत ने प्रतिवर्ष ट्रेनिंग की व्यवस्था की। दूसरी बात, कीट में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं वो हिंदी के माध्यम से ही अधिकतर होते हैं। कारण क्या है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सरल है, एक दूसरे की समझ में आने वाली है। हमने विज्ञान कांग्रेस भी कीट में देखा, हमने वर्ल्ड पोएट कांग्रेस भी कीट में देखा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग से राष्ट्रीय स्तर के जितने भी सम्मेलन हुए वो भी मैंने कीट में देखा। और उन सबों को देखने के बाद आपको जानकर हैरत होगी कि प्रोफेसर अच्युत सामंत ने विश्व कवि सम्मेलन जो इंटरनेशनल पोएट कांग्रेस था, उसमें हिंदी सेक्शन का इंचार्ज मुझे बना दिया था और उसके कोऑर्डिनेशन का काम मैंने किया। हमारे हिंदी प्रेमी कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत की, जिसमें उड़ीसा की कला, संस्कृति, साहित्य, सब कुछ की बातें उन लोगों ने की। कीट का एक ऐसा स्वरूप है जो बहुआयामी स्वरूप है। कीट के अंतर्गत एक बहुत बड़ी चीज जो देखने को मिलती है वह खेल के माध्यम से। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कीट में होती हैं, खेलों का जो रूप और जिस तरह का आदर सत्कार और जिस तरह की व्यवस्था होती है, वो भी हिंदी के माध्यम से वह उल्लेखनीय, प्रशंसनीय
और प्रशंसनीय अनुकरणीय। बहुत ज्यादा है। और हम ओवरऑली बोल सकते हैं कि जो हिंदी के सतत विकास के लिए कीट डीम्ड यूनिवर्सिटी जिस तरह का भूमिका निर्वाह कर रहा है वो बहुत ही स्वतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको पांडे जी, हमारे साथ इतनी बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को भी हिंदी के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम सहित सीधासलख स्टूडियो उपस्थित थिले हिंदी विशारद अशोक पांडे सर और विस्तृत भाव में आम सहित आलोचना करते हिंदीर किभली स्थिति रही ओडिशा रे, या सहित विदेश रे, या सहित की डीम्ड यूनिवर्सिटी रे जो भली भाव में हिंदीर सतत विकास पर उद्यम जारी रखी, आगामी दिन में भी जारी रखिब निहाती भाव में ये अत्यंत उच्च कोटिर प्रशंसनीय विषय वस्तु भी रही। दर्शक बंधु समय सरी आज कलिंग सुप्रभात को ये रखुचु। नमस्कार।